Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 18 अक्टूबर 2022 और आज के वीडियो में हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया एंड साइबर अटैक एक्चुअली उसकी स्थिति जो है वो क्या है और क्या है ये साइबर अटैक एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो बने रहिए लास्ट तक और एंड तक आप लोग वीडियो देखें। और आज की जो डेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज है ट्यूसडे अक्टूबर 18 2022। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड आई वांट टू introduce myself. My name is Yash Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. I have a 6 years experience in the teaching field. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं। If you want to follow me in the Facebook, so you can follow me in the Facebook, Instagram and the YouTube also. Is it clear? So our YouTube channel is the Yash Sampat Educator. So let us start with the first slide. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि what is the name of India's first antidote against SARS CO2 वायरस। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा विन-कोवी-19। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर आप लोग कमेंट करें। यहाँ पर आप लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। यहाँ पर आप लोग आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। सो प्लीज यहाँ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसकी वजह से यहाँ पर हमें कंटेंट डिलीवरी के तौर पर मोटिवेशन मिलता है। ये चीज यहाँ पर आप लोग याद रखें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को मुझे बताना है कि विच कंट्री is the host of the Commonwealth Games 2026। इज इट क्लियर? 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है वो कौन से कंट्री के थ्रू या कौन कंट्री जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को होस्ट करने वाली है, यहां पर आप लोगों को मुझे ये इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। यहां पर आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सो लेट्स अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। तो देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा निकल कर आता है। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट article over here. Wait, yes, this kind of the first article is there in the editorial section guys। यहां पर पेज नंबर 6 के ऊपर आ जाइए आप लोग। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, सो टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इज एक्सपांडिंग डायमेंशन। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 21वीं सदी के अंदर यानी कि 21st सेंचुरी के अंदर यहां पर जो सबसे जो ज्यादा वेपन के तौर पर जो चीज सामने निकल कर आती है वो आपके हिसाब से क्या हो सकती है? आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कई लोगों ने कहा होगा कि सर न्यूक्लियर वेपन है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पर यहां पर अगर मैं करूं कि 21st सेंचुरी जो है इतनी आज तक एडवांस हो चुकी है, उसकी वजह से एक डेंजर हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट इज कॉल्ड दी साइबर थ्रेट। ओके, तो यहां पर साइबर थ्रेट जो है that is nothing but that is become a hydra headed monster, we can say that. Okay, it is hardly confined to any one domain through the military is the one most often touted। okay, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि साइबर थ्रेट अगर होता है तो आज के ज़माने के अंदर बहुत सारी जो ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जैसे कि डिफेंस के इंफॉर्मेशन हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन हैं या ऐसे कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर साइबर थ्रेट के हिसाब से वो लीक होने के चांसेस देख सकते हैं आप लोग। तो ये एक सीरियस मैनेज के तौर पर ये चीज़ सामने आती है या सीरियस ऑफेंस के तौर पर यहां पर ये चीज सामने आती है। मैं अभी यहां पर इस आर्टिकल के बारे में बात करूं तो यहां पर इस आर्टिकल को लिखा है एम.के. नारायण जी ने, जो एक फॉर्मल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के। साथ ही साथ यहां पर जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के वो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और साथ ही साथ नेशनल एंड सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर भी उन्होंने काम किया हुआ है और यहां पर वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आज के दौरान। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इज दैट नॉट इनफ अटेंशन इज बीइंग बिस्टोव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन। तो साइबर थ्रेट जो है आज के जमाने में डेटा जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। आप लोगों को भी मैं यहाँ पर बता दूं, जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि साइबर थ्रेट और साइबर अटैक के थ्रू उस फोटोग्राफ को कैचअप कर लिया जाता है जो आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं। इज इट क्लियर? और उसके थ्रू कभी कभार लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया जाता है या लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक उसका ही रिजल्ट है साइबर थ्रेट का। यहां पर अगर मैं रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर भी साइबर अटैक और साइबर थ्रेट का यूज किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से काफी हद तक एडवांस होनी चाहिए। यहां पर पोटेंशियल क्राइसिस हॉट जोन्स के बारे में भी बातचीत किया गया है, हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में भी यहां पर बातचीत की गई है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस आर्टिकल के बारे में और डिटेल में अगर आपको कहूं, सो
there is very little about the threat posed by the cyber attacks over here, ignored also in the new reality of this weaponization of everything which has entered the vocabulary of this particular threats. ठीक है, तो साइबर अटैक जो है आज के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से ये काफ़ी हद तक एक वेपन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। कभी कभार पॉलिसी मेकिंग के तौर पर भी साइबर अटैक का यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के तौर पर भी यहाँ पर साइबर अटैक का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इज इट क्लियर? तो आज समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में जो एक वेपन के चॉइस के तौर पर जो चीज़ सामने आती है वो साइबर अटैक हो सकता है और साइबर सिक्योरिटी हमें इसके लिए जरूरी बन जाती है। ठीक है, इस आर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो आज देखेंगे कि साइबर अटैक एक्चुअली है तो है क्या, एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमें क्यों करनी चाहिए और उससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी या ऐसा कहा जा सकता है कि दैट इज कॉल्ड द आईटी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे डेटा को वो प्रोटेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। अगर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस या अटैक्स अगर किया, उसका एम रहा और वो एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है रिगार्डिंग द साइबर फिजिकल सिस्टम के थ्रू या तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। इज इट क्लियर? साइबर फिजिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट सेंसिंग, कंप्यूटेशंस, कंट्रोल एंड नेटवर्किंग इनटू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर, कनेक्टिंग देम टू द इंटरनेट एंड टू ईच अदर। तो साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर सकती है, कंट्रोलिंग सिस्टम को कनेक्ट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूं तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है। तो ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आईटी एक्ट ऑफ 2000 जो डिफाइन करता है, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 डिफाइन क्या करता है दोस्तों? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डिफाइन करता है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज के तौर पर सामने आते हैं। साथ ही साथ इनकैप्सिटेशंस और डिस्ट्रक्शंस ऑफ व्हिच शैल हैव डिबिलेटिंग इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। जहां जहां पर हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 जो है वो डिफाइन करता है। इज इट क्लियर? आगे बात करें कि साइबर थ्रेट एक्चुअली होते हैं तो क्या होते हैं और उसका नाम क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट निकल कर आता है जो कि बताता है साइबर थ्रेट यहां पर किस तरीके से होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द मालवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स, बैकडोर्स व्हिच अलाउ रिमोट एक्सेस। ठीक है, तो ये जो इस तरीके की चीजें आपके अगर पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर आ जाती है तो ये रिमोटली एक्सेस हो सकते हैं। डीडोस जिसको कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, ओके, सो व्हिच फ्लड सर्वर्स, ये जो पूरे के पूरे सर्वर्स होते हैं ये फ्लड सर्वर्स के तौर पर सामने आते हैं। एंड नेटवर्क एंड मेक्स देम दी अनयूजेबल। ठीक है, नेटवर्क और उस चीज को यहां पर वो अनयूज कर सकते हैं, अनयूजेबल बना सकते हैं ये डीडोस। ठीक है, तो ये साइबर थ्रेट्स है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, सो पोजिंग द अटैक्स व्हिच कंप्रोमाइज द डीएनएस एंड रीडायरेक्ट वेबसाइट एट द मैलिशियस साइट्स। ओके, तो यहां पर साइट्स को हैक करने की बात या साइट को साइबर थ्रेट के साथ कनेक्ट करने की बात जो है वो डीएनएस करता है, उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया जो है जहां पर साइबर सिक्योरिटी हमें काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिजास्टर रिकवरी होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार तरीके के जो एस्पेक्ट्स है या मेजर एरियाज जो है जहां पर साइबर सिक्योरिटी को कवर करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। टू प्रोटेक्ट द एप्लीकेशंस ऑफ द थ्रेट्स दैट कैन कम थ्रू फ्लोज इन द एप्लीकेशन डिजाइन, प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होगा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस से। और हमारी जो आइडेंटिटी है, जो थेफ्ट आइडेंटिटी जो है उसको अवॉइड कर हमारी जो प्राइवेसी है उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ डिजास्टर रिकवरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर साइबर डिजास्टर जो है ये एक तरीके से निकल कर ये आता है कि जहां पर हम अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए वो यहां पर हमें डिजास्टर रिकवरी के तौर पर सामने आना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज, डेवलपिंग द रिकवरी स्ट्रेटेजी, अगर कोई चीज वहां से चली जाती है, वायरस अगर आपके पीसी के अंदर आया और वहां से सारी चीजें निकल गई, आपकी फाइल्स वगैरह निकल गई, तो वहां पर अच्छी तरीके से हम लोग रिकवर कर सके
उसकी यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी के तौर पर ये चीज़ सामने निकल कर आती है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी जो है उसको यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट द यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। नेटवर्क की किस तरीके से आप सिक्योरिटी कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे जाकर अगर मैं बात करूँ कि इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी को अगर टारगेट करते हैं ये वैरायटी ऑफ द थ्रेट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टॉप किस तरीके से कर सके हमारे अंदर आने के लिए या हमारे नेटवर्क के अंदर स्प्रेड होने के लिए उसको हम लोग किस तरीके से स्टॉप कर सके, उस तरीके की यहाँ पर इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी जो है हमें बिठानी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। आगे बात करते हैं कि एक्चुअली हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। तो पहली चीज यहाँ पर ये कि साइबर स्पेस के अंदर हमें कुछ कुछ चीजें जो है प्रोटेक्ट करनी है, जैसे कि साइबर अटैक से हमें बचना है, साइबर स्पेस को डैमेज होने से बचाना है, साइबर स्पेस को मिसयूज होने से बचाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पियोनेज जो है उसको भी हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ मतलब हमारी जो इकोनॉमिकली, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन, आज का ज़माना ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हमें बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं कि साइबर क्राइम एक्चुअली है तो है क्या, साइबर टेररिज्म क्या है और साइबर वॉर क्या है, और इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो साइबर क्राइम जो है वो अनलॉफुल एक्ट्स है जहां पर कंप्यूटर जो है, वेयर इन कंप्यूटर इज आइदर टूल और अ टारगेट और बोथ। ठीक है, यहां पर जो है कंप्यूटर को ये इस एक तरीके से टूल के हिसाब से चलाया जाता है या कोई कंप्यूटर को टारगेट कर इंफॉर्मेशन छीनी जाती है। सो दैट इज कंसिडर्ड इन द साइबर क्राइम्स। ओके, सो साइबर क्राइम्स कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटी that are traditional in the nature, such as theft, fraud जो है, forgery है, डिफेमेशन है, मिसचीफ है, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, साइबर क्राइम के अंदर आती है। साइबर वॉर की अगर मैं बात करूं तो साइबर वॉर जो है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के हिसाब से किया जाता है, जो एक नेशन स्टेट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, और कुछ कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस चलाने के लिए या साइबर स्पेस अगेंस्ट द फॉरेन नेशंस। ठीक है, फॉरेन नेशंस के अगेंस्ट में अगर ये सारी चीजें चलाने के लिए जहां पर इंटरनेट का यूज किया जाता है एक इंटेलिजेंस पर्पस के तौर पर यहां पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर वॉर के तौर पर कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, साइबर टेररिज्म की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस ऑफ द साइबर स्पेस एंड द टेररिज्म। ठीक है, साइबर स्पेस और टेररिज्म को जो कन्वर्ट करता है या कनेक्ट करता है उसको हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं। यहां पर लॉ अनलॉफुल एक्ट जो है या इस तरीके के कोई अटैक होने के कोई थ्रेट है कंप्यूटर के खिलाफ, ठीक है, या नेटवर्क के अगेंस्ट में या इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, तो उसको हम लोग साइबर टेररिज्म के हिसाब से कंसिडर करते हैं। यहाँ पर इंटीमिडेट और कोरैक गवर्नमेंट और इट्स पीपल इन द फर्दरनेस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पर हमें अगर करना है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट होना जरूरी है, पर ये चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिल पाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर जो है ये उसके विटनेस है कि यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये बात सही है, पर यहाँ पर कभी कभार इनएडिक्वेट फोकस होता है साइबर अटैक्स के ऊपर, और यहां पर हम लोग पहले प्रिपेयर नहीं होते, रिकवरी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। यहां पर रिकवरी जो है इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन कोर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। ओके, ऑल ऑपरेटर्स आर फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट्स। यहां पर सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं, ना कि वो ऐसा समझते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि हमें उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट है यहां पर, ना कि यहाँ पर जो है इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट होना चाहिए एक्चुअली, पर यहाँ पर प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एब्सेंस है किनका, सो सेपरेट प्रोसीड्यूरल कोड का यहाँ पर एब्सेंस देखने को आपको मिल सकता है। सो देयर इज नो सेपरेट प्रोसीड्यूरल कोड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेपरेट प्रोसीड्यूरल कोड नहीं देखने को मिलता है, तो ये चीज आप लोगों
लोगों को देखने को मिल सकती है कि भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी के ये चैलेंजेस है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर अटैक्स, जो कि अगर देखा जाए तो मोस्ट साइबर क्राइम्स आर ट्रांसनेशनल इन द नेचर। द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज इज नॉट ओनली अ डिफिकल्ट बट ऑल्सो अ ट्रेडी प्रोसेस। ठीक है, यहां पर ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर अटैक्स का मतलब यही है कि जब भी यहां पर साइबर क्राइम होता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसनेशनल इन द नेचर, द कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज, तो उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। आगे बातचीत करते हैं कि हम लोग डिजिटल इकोसिस्टम को किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, पर यहां पर उतना अभी तक हुआ है नहीं। ठीक है, लास्ट कपल ऑफ इयर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हम लोग डिजिटलाइजेशन कर सके और साथ ही साथ यहां पर सक्सेसफुली उस चीज को नीश को हासिल कर सके। पर यहां पर कहा यह जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक द 5G एंड द इंटरनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स will increase the coverage of the internet connected ecosystem। ओके, ये चीज यहां पर आप लोगों को समझना है। डिजिटलाइजेशन, पैरामाउंट कंज्यूमर एंड सिटीजन डेटा जो है ये निकल कर आता है यहां पर इंडिया अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दिस पोटेंशियल हैकर, उसके बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स के तौर पर ये एक चैलेंजेस बन सकता है। ठीक है, लिमिटेड एक्सपर्टाइज एंड ऑथोरिटी, यहां पर हमारी पास एक्सपर्टाइज जो है काफी हद तक कम मानी जाती है, ऑथोरिटी भी इतनी नहीं है। सो ऑफेंसेस रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी रिमेन अंडर रिपोर्टेड एज द कैपेसिटी टू सॉल्व सच क्राइम्स रिमेन लिमिटेड। यहां पर क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग जो भी ऑफेंसेस होते हैं अभी अंडर रिपोर्टेड कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ उसको सॉल्व करने की यहां पर जो हमारे पास कैपेसिटी है या उसके जो क्राइम है वो काफी हद तक लिमिटेड माने जाते हैं अभी तक के डेटा के हिसाब से। स्टेट साइबर लैब्स जो है यहाँ पर उसको हमें कैपेबल बनाना पड़ेगा हार्ड डिस्क को एनालाइज करने के लिए, मोबाइल फोन्स को एनालाइज करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। साथ ही साथ एग्जामिनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना चाहिए उसके हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। इज क्लियर? सो अंटिल देन दे कैन नॉट प्रोवाइड द एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन इलेक्ट्रिक डेटा। हम लोग अभी तक इस तरीके की चीजें निकाल कर नहीं आ सकते हैं कि हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिले इलेक्ट्रॉनिक डेटा के हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी के क्या कुछ प्रोविजंस है। जी हाँ, कुछ प्रोविजंस है जैसे कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये जो है इकोसिस्टम को शेप करने की बात करता है और साइबर पॉलिसी को बिठाने की बात करता है। उसके रिगार्डिंग ये सारे के सारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो निकल कर आती है। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? सो फोकस ऑन द सिक्योरिटी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजाइन इन ऑल डिजिटाइजेशन initiatives over here। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की अगर मैं बात करूं सो फॉर अलर्ट्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड इश्यूज ओवर हियर, सो दैट इज कॉल्ड द CERT इन। इज इट क्लियर? सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये जो है कई इश्यूज को हैंडल करते हैं, साइबर क्राइम को हैंडल करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर को बारे में भी ये बात करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द I4C। ओके, साइबर स्वच्छता केंद्र जो है ये क्रिएट करता है सिक्योर साइबर स्पेस को, और यहाँ पर उस साइबर स्पेस जो क्रिएट किया जाता है किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है? बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, उसके थ्रू ये इसको क्रिएट किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द साइबर स्वच्छता केंद्र। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ एडिटोरियल सेक्शन के अंदर ये है कि रिकवरी एनालिसिस दैट पॉइंट्स आउट व्हाट इंडिया गॉट रॉन्ग। यहाँ पर हमने जो कोविड-19 के अंदर रिकवरी एनालिसिस किया था उसके अंदर भारत कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है। सो रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टाइटल करेक्टिंग कोर्स कैप्चर्स द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन ग्लोबल पॉवर्टी। यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भारत के अंदर साथ ही साथ विश्व के अंदर काफी हद तक पॉवर्टी जो है देखने को मिलती है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2020 तक 7 करोड़ मिलियन जो है वो पॉवर्टी के अंदर आ चुके हैं लोग। एज द ग्लोबल पॉवर्टी रेट के हिसाब से अगर देखा जाए सो 8.4% जो थी 2019 में के अंदर थी टू 9.3% जो है वो बढ़ी है 2020 के अंदर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2 decades दैट द पॉवर्टी रेट हैज गॉन अप। ग्लोबल इनइक्वालिटीज हैव वाइडन्ड। यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ
ना कुछ हद तक पॉवर्टी को डिक्रीज किया गया है, पर कोविड-19 पेंडेमिक की अगर बात करूं और कंपेयर करूं 2019 के हिसाब से, तो यहां पर पॉवर्टी का आंकड़ा जो है, प्रतिशत वैल्यू जो है उसकी बड़ी है। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो दैट इज एन एविडेंट इन द रिलेटिव इम्पैक्ट्स फेल्ट ऑन इनकम्स इन द रिचेस्ट कंट्रीज एज अपोज्ड टू द पुअरेस्ट एंड द अनसरप्राइजिंगली इकोनॉमिक रिकवरी हैज बीन सिमिलरली अनइवन। ओके, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस दिया गया है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट जो कई क्राइसिस को डील करता है, जैसे कि पेंडेमिक हो गया, उस तरीके के क्राइसिस को फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सामने निकल कर है। ठीक है, यहां पर अगर पुअर कंट्रीज की अगर बात करी जाए तो यहां पर फिस्कल पॉलिसी जो है उसको यूज करने में काफी हद तक इफेक्टिव मानी जा चुकी है। यहां पर पेंडेमिक के दौरान जो इंपैक्ट हुआ था पेंडेमिक के दौरान, तो यहां पर भी फिस्कल पॉलिसीज का यूज किया गया था, और यहां पर कई जो रिचर कंट्रीज है वहां पर डिग्री का जो फ्रीडम है वो आप लोगों को लेसर देखने को मिल सकता है। इज क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि हाईएस्ट बट नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, पर यहां पर कुछ स्कीम भी निकाल कर लेके आया गवर्नमेंट। ठीक है, सो दे ओनली सेविंग ग्रेस वाज द अनाउंसमेंट दैट 80 करोड़ पीपल इन इंडिया वुड गेट फूड एड थ्रू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, उसके थ्रू यहां पर 80 करोड़ लोगों को यहां पर भारत देश के अंदर क्या मिला था? धान मिला था, कि यहां पर फूड मिला था। ठीक है, और ये जो स्कीम है कंटिन्यूअसली की गई थी मेनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अनडिजायरेबल हाउस होल्ड लेवल डिस्ट्रेस उसके लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है करंटली एस्टिमेट उसकी अगर मैं लागत बताऊं सो 3.90 लाख करोड़ की यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के बारे में यहां पर ये सारी चीजें के बारे में यहां पर बताया गया है, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं जो चीजें है वो गलत करी है, ऐसा हम लोग यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज टैक्स पॉलिसीज। इज इट क्लियर? ऑब्ट्यूज टैक्स पॉलिसीज का दोस्तों मतलब यही है कि देन देयर आर befuddling टैक्स पॉलिसीज ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी के अंदर आते हैं, लाइन के अंदर आते हैं जो लोग, उसके ऊपर भी ज्यादा टैक्स दिया जाता है, ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, सो befuddling टैक्स पॉलिसीज ओवर हियर थ्रू द पेंडेमिक एंड बियॉन्ड ओवर एंड हियर इंडिया persisted with the reduced corporate tax rate that had been announced in September 2019 over here. Okay, reduction of the corporate tax from the 30% to 22% cost the exchequer 1.84 lakh crore. Okay, over the last 2 fiscal year. पर अगर मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर मैं बारे में बात करूं तो ये जो डेटा निकल कर आया है वो उसी हिसाब से एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, पर यहाँ पर ये चीज कही गई है कि भारत के अंदर जो पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री जो माना जाता है वहां पर इस तरीके की जो रीइंट्रोड्यूस जो है उसको रिफ्यूज किया गया है, जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स जो है काफी हद तक लगाया गया है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं इस आर्टिकल को। यहाँ पर अल्टीमेटली जो है कोविड-19 के सिनेरियो के बारे में बात किया गया है, साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी यहाँ पर चीजों के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल जो निकल कर आता है वो है हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स डिस्काउंट के ऊपर यहां पर निकल कर आता है, जहां पर आप लोगों को पता होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते रहते हैं साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, सो द स्टोरी सो फार द रिपोर्टेड रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज टू यूज हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस इन अदर स्टेट्स हैज वंस अगेन ignited a controversy over what is called by critics of the BJP an attempt to impose Hindi on non-Hindi speaking people. Chief Ministers of Tamil Nadu and Kerala, M. K. Stalin and Pinarayi Vijayan has voiced their concern over the recommendations. Okay, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी के अंदर उसके अंदर यूज किया जाए, और जो हायर एजुकेशन के अंदर हम लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेज जो है उसके अंदर हायर एजुकेशन जो है उसके अंदर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है वहां पर हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाए, इस तरीके की यहां पर बातचीत की गई। और साथ ही साथ यहां पर रीजनल लैंग्वेजेस का भी यहां पर यूज किया जाए। तो यहां पर साउथ इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो
तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर काफी हद तक यहाँ पर कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो व्हाट इज द बैकड्रॉप टू द हिंदी imposition law? So origin of this particular linguistic law goes back to the debate on official languages. In the Constituent Assembly, Hindi was voted as the official language by a single vote. Guys, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के अंदर जो है वो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, ठीक है, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंदर आती है, ये चीज आप लोगों को मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और दूसरी कौन सी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सामने आती है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोवर्शियल जो न्यूज है हिंदी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोग देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉप हिंदी इंपोजिशन, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। गाइस, दिस आर्टिकल इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहां पर आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है। यहां पर मैं जो पहले सोच रहा था कि टोकनाइजेशन के ऊपर आर्टिकल जो यहां पर ये है उसको मैं पहला यहां पर डिस्कस करूं, पर बाद में मैंने सीक्वेंस के ऊपर लिया कि सीक्वेंस जिस तरीके से बनती है हमारी हर रोज उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो हाउ डज टोकनाइजेशन प्रिवेंट ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड? तो यहां पर जो ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड होते हैं उसको किस तरीके से टोकनाइजेशन जो है प्रिवेंट करता है उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। तो जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये चीज मैंडेटेड कर दी है कि टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स फ्रॉम अक्टूबर 1 ये जरूरी है, ठीक है। सो टिल देन द कार्ड डिटेल्स फॉर ऑनलाइन परचेज वेर स्टोर्ड ऑन द सर्वर्स ऑफ दीज मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू हेल्प कस्टमर्स अवॉइड कीइंग इन देयर डिटेल्स एवरी टाइम दे शॉप्ड विद देयर मर्चेंट। तो दोस्तों इसका एक्चुअली यहां पर बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने कभी कभार अमेजोन से, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, उसके बाद ईबे से बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ठीक है। तो वहां पर आप अगर आप रूटीन शॉपिंग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपको वहां पर अपना कार्ड डिटेल डालना होता है। आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हैं, आपका नेम क्या है, आपका यहाँ पर कार्ड नंबर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपका सीवीवी नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप डालते हैं। तो यहां तक ये सारी की सारी चीजें जो है आपके फोन के अंदर स्टोर हो जाती है, उसके अमेजोन फ्लिपकार्ट ईबे के सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है सीवाई सीवीवी, ठीक है। जब भी आप कोई बाद में ऑनलाइन परचेस करते हैं फिर से, तो वहां पर आपको सिर्फ सीवीवी नंबर डालना है और आपके अंदर ओटीपी आएगा और बाद में आप फिर से परचेस कर सकते हैं। तो यही चीज होती है यहां पर टोकनाइजेशन। पहली बार आप लोगों को ऑनलाइन जब भी आप प्रोसेस करेंगे तो अभी ये सारी चीजें आपको डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप दूसरी बार, पहली बार ये सारी की सारी चीजें आप जब भी डालते हैं तो जब भी पेमेंट करने की बात आती है तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एक चक्कर इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है, बफरिंग के जैसे, ठीक है। तो वो जो चीज होती है वो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर डेटा उसके अंदर स्टोर किया जाता है, उसके सिस्टम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। दूसरी बार जब ये आप ये जो प्रोसेस है ये फिर से करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीवीवी नंबर डालना होता है। ये जो है डेटा जो है स्टोर किया ही होता है उसके अंदर पहले से, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। सो एक बार फिर से समझ लेते हैं टोकनाइजेशन एक्चुअली है तो है क्या। सो एज पर द आरबीआई frequently asked question on the tokenization update the latest month over here. So tokenization refers to the replacement of the actual card details with an alternative code. Okay, alternative codes के साथ वो उसको रिप्लेस करता है, उस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, ठीक है। So which shall be unique for a combination of a card एंड द टोकन रिक्वेस्टर, ओके। सो यहां पर ये चीज एक यूनिक रहेगी कस्टमर की रिक्वेस्ट के हिसाब से, उसको बाद में एंटिटी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। सो टोकनाइजेशन ऑफ अ कार्ड एंड पासेस इट ऑन टू कार्ड नेटवर्क टू इश्यू अ कॉरस्पॉन्डिंग टोकन। तो यहां पर जब भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जब भी या वेबसाइट के अंदर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो यहां पर मर्चेंट जो है वो अपनी जो डिटेल डालते हैं सारी की सारी चीजें, तो एक रिक्वेस्ट के तौर पर यहां पर टोकन जनरेट होता है और एक कोड के फॉर्म में, ठीक है। सो द कार्ड इशूइंग बैंक और द कार्ड नेटवर्क सच अ मास्टर कार्ड, उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। टोकनाइजेशन की यहां पर बातचीत हो रही है, तो एक्चुअली टोकनाइजेशन जो है जरूरी है तो है क्यों। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर विजिट करते हैं या एटीएम मशीन के अंदर विजिट करते हैं तो इस तरीके की चीजें पॉसिबल होती है कि यहां पर थीव्स टू क्लोन योर कार्ड, ठीक है, कार्ड थीव्स टू क्लोन योर कार्ड विद अ स्कीमर गैजेट दैट क्वाइटली रीड्स द मैग्नेटिक स्ट्रिप एट बैक ऑफ योर कार्ड, ठीक है। कुछ भी कर वो आपकी जो
कार्ड के पीछे की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो पढ़ सकते हैं। सिमिलरली हैकर भी इस तरह की चीजें जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है जो स्टोर की गई है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सच डेटा ब्रीचेस कुड गिव ऑन आर्टिस्ट एक्सेस टू मिलियंस ऑफ द कार्ड्स इन वन गो व्हिच आर देन सोल्ड ऑन द डार्क वेब, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सिंपल वे में इस फोटो के साथ समझाऊं तो पहले देखिए आप लोगों ने एक रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन की प्रोसेस यहां पर की, उसके बाद पेमेंट इनिशिएट करने की स्टार्ट किया, बाद में आपने कार्ड डिटेल जो है सेंट बाय द मर्चेंट टू एक्वायरिंग बैंक, आपने कार्ड डिटेल फिलअप करना स्टार्ट किया। बाद में यहां पर एक्वायरिंग बैंक फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द इशूइंग बैंक ऑफ द कार्ड यूजर। तो यहां पर बैंक जो है वो अपनी सारी की सारी आपकी डिटेल उस अमेजोन, ईबे इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं। बाद में इश्यूअर बैंक एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स द ट्रांजैक्शन एंड रिस्पॉन्स। बाद में यहां पर आपको अंदर ओटीपी आता है, ओटीपी जैसे ही डालते हैं तो यहां पर उसको परमिशन मिल जाती है, तो ट्रांजैक्शन बाद में कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये 1 2 3 एंड जब भी 4 तक प्रोसेस जाती है तभी यहां पर आप लोगों को इस तरीके का सर्कल देखने को मिलता है, यहां पर बफरिंग के जैसे सर्कल घूमता रहता है, ठीक है। तो यही चीज है कि पहली बार में ये चीज होना, पर टोकनाइजेशन जब भी होगा तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली यहां पर आपका जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कैसे, देखिए, पेमेंट इनिशिएटिव यूजिंग सेव्ड कार्ड इंफॉर्मेशन दैट गेट्स कवर्ड इनटू टोकन और थ्रू टोकनाइजेशन ऐप, ठीक है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन पहले सेव की गई थी रेगुलर ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके ऊपर यहां पर एक टोकन लगाया जाएगा, तो टोकन से वो चीज कवर होगी। तो यहां पर मर्चेंट जो है उसकी जो सर्विस, मर्चेंट जो टोकन सर्विस को सेंड करता है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन जो एक्वायर की जाती है टू दी बैंक के थ्रू वो टोकनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहां पर बैंक जो है वो टोकनाइज्ड रिक्वेस्ट जो है उसको फॉरवर्ड करती है, और बैंक जो है बैंक ऑफ द कार्ड यूजर, इशूइंग बैंक ऑफ दिस कार्ड यूजर, तो वहां पर बाद में वो इश्यू करती है। तो यहां पर बफरिंग की नौबत नहीं आती, जिस डायरेक्ट आपको बाद में ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है जब ये टोकन चीज आती है, ठीक है। तो यहां पर अभी ये जो प्रोसेस यहां पर होता था, ये प्रोसेस यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। तो यहां पर कार्ड डिटेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड और सेव्ड, ठीक है। यहां पर कार्ड डिटेल्स जो है आर ट्रांसमिटेड और सेव्ड टू ईच स्टेप, ठीक है। तो यहां पर ये चीजों के बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है। आगे बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन सी कार्ड डिटेल होती है, जैसे कि बैंक ब्रांडिंग, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर्स नेम, मैग्नेटिक स्ट्रिप, होलोग्राम, बैंक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, स्मार्ट चिप, एक्सपायरी डेट, पेटीएम नेटवर्क लोगो, सिग्नेचर एरिया, सिक्योरिटी कोड जिसको हम लोग सीवीवी कोड कहते हैं, नेटवर्क लोगो। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है जिसके अंदर आप लोगों को ये कार्ड होल्डर नेम, ये नंबर डालना होता है, एक्सपायरी डेट डालनी होती है और ये सीवीवी नंबर डालना होता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। उसको फिर से मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि रिजर्व बैंक ने यहाँ पर टोकनाइजेशन डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड करने का सोचा है, और उसकी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टिल 30 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर तक ये चीज की गई थी, ठीक है, टू अवॉइड द डिसरप्शन एंड इनकन्वीनियंस टू द कार्ड होल्डर्स। यहाँ पर अगर मैं 30 सितंबर की बात करूँ तो नो एंटिटी इन द कार्ड ट्रांजेक्शन और पेमेंट चेंज ओवर हियर। यहाँ पर शुड स्टोर द COF यानी कि कार्ड ऑन फायर डेट और स्टोरेज ऑफ एक्चुअल कार्ड डेटा, ओके। सो एंड एनी सच डेटा स्टोर्ड प्रीवियसली विल बी डन अवे विथ ओवर हियर, ओके। टोकनाइजेशन की बारे में बात करूं या तो कार्ड ऑन फाइल के बारे में बात की जाए तो टोकनाइजेशन यही एक है कि दैट इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। टोकनाइज्ड कार्ड जो है वो ट्रांजैक्शन करता है और एक ट्रांजैक्शन जो है काफी हद तक सेफ माना जा सकता है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कार्ड डिटेल जो है वो शेयर नहीं की जाती है। यहाँ पर मर्चेंट के थ्रू जब भी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस जब भी चल रहा है उस दौरान यहाँ पर एक्चुअल कार्ड की डिटेल जो है शेयर नहीं की जाती है, ठीक है। कस्टमर हु डू नॉट हैव द टोकनाइजेशन फैसिलिटी विल हैव टू की इन देयर नेम, जिसके अंदर 60 डिजिट कार्ड के नंबर होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, CVV नंबर होते हैं, और बाद में आप ऑर्डर कर सकते हैं कुछ भी ऑनलाइन चीज परचेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 19.5 करोड़ जो है टोकन यहां पर क्रिएट किए गए हैं, और वहां पर उन्होंने
कॉफ्ट का उल्लेख किया है, जैसे कि क्रिएटिंग टोकन्स, ओके, सो इज वॉलेंटरी ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर कार्ड होल्डर्स। कार्ड ऑन फाइल की अगर मैं बात की जाए, सो कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर कार्ड होल्डर के ऑथोराइजेशन के साथ और मर्चेंट को यहाँ पर मास्टर कार्ड या वीजा पेमेंट के तौर पर डिटेल जो है वो स्टोर होती है कार्ड ऑन फाइल के अंदर, और बाद में कार्ड होल्डर के देन द कार्ड होल्डर देन ऑथराइजेज द सेम मर्चेंट, यहाँ पर कार्ड होल्डर उस सेम मर्चेंट को ऑथोराइज करेगा, और बाद में बिल पेमेंट जो होगा कार्ड होल्डर जो है स्टोर करेगा मास्टर कार्ड और वहां पर वीजा अकाउंट, और उसके बाद वहां पर पेमेंट होगा। और ई कॉमर्स कंपनी, एयरलाइंस जो है, सुपरमार्केट जो है, इसी चैनल को नॉर्मल स्टोर कार्ड डिटेल्स जो है अपने सिस्टम के अंदर रखते ही है। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। आगे बात करें कि टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स यहाँ पर भारत देश के अंदर जरूरी है तो क्यों है, तो यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि मेनी एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन चेन स्टोर, ठीक है, जिसके अंदर कार्ड डेटा होता है, नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर उसके हिसाब से निकल कर आता है कार्ड ऑन फाइल, ठीक है। while this kind of the practice does render convenience availability of the card details with multiple entities increase the risk of card data being स्टॉलन और मिसयूज, का मिसयूज भी हो सकता है। यहां पर अगर मैं जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करूं तो इस तरीके के कोई पर्टिकुलर मैंडेट नहीं किया है एडिशनल फैक्टर रिगार्डिंग दी ऑथेंटिकेशंस, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रिगार्डिंग दी ऑथेंटिकेटिंग कार्ड ट्रांजैक्शन, जहां पर डेटा जो है वो स्टोलन हो सकता है और यहां पर फ्रॉडस्टर के हाथ में आ सकता है और उसका रिजल्ट हो सकता है कि अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन होना या मॉनेटरी लॉस होना कोई भी कार्ड होल्डर का, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए टोकनाइजेशन काफी हद तक जरूरी बन सकता है। सो आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, हमारी टीम जो है उसको रिव्यू करेगी और उसका आंसर भी देगी। इज इट क्लियर? अगर आपको हमारी सर्विस चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर वी प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेनिंग रिगार्डिंग द बैंकिंग एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो यहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप चैनल विजिट कीजिए, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, www.yashsampath.educator.com, ठीक है। तो उस वेबसाइट को आप विजिट करें और वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गाइस, इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज दिस आर्टिकल इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको ये बता दूं कि जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन पॉलिसी, इस पॉलिटी से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंटेड द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जिनका नाम है, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो हमारे 14वें थे वो 14वें जो है वो है यूयू ललित साहब, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद 9 नवंबर के अंदर वो चंद्रचूड़ सर जो है वो ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और यूनियन लॉ मिनिस्टर के अगर बारे में आपको एक 1 डे एग्जामिनेशन के तौर पर अगर पूछा जाए कि कौन है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, तो आपको याद रखना है किरण रिजिजू, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने मंडे को कही थी। यहां पर 9 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो है वो ओथ लेंगे और उदय उमेश ललित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट नाउ, ठीक है, वो उस टाइम रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उसकी जो एज है वो 65 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो 49th के जो है वो यूयू ललित साहब है एंड उदय उमेश ललित साहब है और 50वें जो अपॉइंट किए गए उनका नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है। आप उसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के अंडर में होता है और अंडर द क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पर अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न में बारे में बात करूं, और यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए नियुक्त होंगे, उसके पहले के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो उसको रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो सक्सेसर जो है उसके लिए रेकमेंडेड किया जाता है। अभी जो हाल में पर समझ लीजिए कि अभी यूयू ललित साहब जी है। ठीक है, हाँ, यूयू ललित जी जो है वो उन्होंने यहाँ पर रेकमेंडेशन दिया था डीवाई साहब का। ठीक है, तो यहाँ पर 14th में ये यूयू ललित साहब थे, 14th में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब थे, और 15th में जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ सर। ठीक है, और यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर को हाँ, तो ये जो भाई साहब है यूयू ललित साहब, वो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है उसके पास ये सारी चीजें पहुंचाते हैं। बाद में यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है फॉरवर्ड करते हैं और रेकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, और बाद में प्राइम मिनिस्टर हु इन टर्न एडवाइसेस द पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। ठीक है, और बाद में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के हिसाब से एडवाइस के करते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ ये होने चाहिए। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जज केस 1993 रूल्ड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफेंस ऑफ द सीजेआई। तो यहाँ पर सेकंड जज केस जो 1993 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजेआई। उसके बाद यहाँ पर दूसरे जो जजेस है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेज is headed by the Chief Justice of India, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर कॉलेजियन सिस्टम के अगर बारे में बात करूं तो यहां पर ये जो सिस्टम है वो एक यही सिस्टम है कि हम लोग जज का अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं और यहां पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज इन्वॉल्व होते हैं। सो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सो दैट इज कॉल्ड द जजेस केस। ओके, सो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस केस एंड नॉट बाय एनी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर पूरी की पूरी जो अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर होती है ना, तो कॉलेजियन सिस्टम के हिसाब से ही होती है। ये चीज याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरपोल के बारे में है। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सो इंटरपोल हैज नो रोल इन कर्बिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म सेज ऑफिशियल्स। तो यहां पर इंटरपोल के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर अभी इंटरपोल का कोई इस तरीके का रोल नहीं रहा है। सो इंटरपोल सिक्योरिटी जनरल जॉर्जन स्टॉक ऑन मंडे सेड द इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन कर्बिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड इट फोकस्ड प्राइमरीली ऑन ऑर्डिनरी लो क्राइम्स ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पर ये उसकी जो मीटिंग हुई थी वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर जो है जिनका नाम है प्रवीण सिन्हा और इंटरपोल के जो सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है जॉर्जन स्टॉक, उनकी जो मीटिंग हुई थी मंडे को वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, तभी ये सारी की सारी बातचीत हुई थी। तो यहां पर कहा यही गया था कि वी आर प्लेइंग नो रोल टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट। If there is any state activity, Interpol is not conducting any activity. We are focusing primarily on ordinary low crime. We are going against child abuser, rapists, murderers, drug dealers, cyber criminals who want to make billions of money. That is majority of crime that occurs around the world, said the Stock. Okay, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी की सारी बातें की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि इंटरपोल एक्चुअली है तो है क्या। तो इंटरपोल जो है वो जिसके साथ उसका यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, जिस कंट्री के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है उस कंट्री की यहाँ पर पुलिस मिलकर और यहाँ पर इंटरपोल जो है उसको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो कोऑपरेशन से ये सारी की सारी चीजें चलती है। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरपोल के बारे में। तो ये है उसका लोगो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोल। लेट अस डिस्कस इंटरपोल। इंटरपोल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 194 मेंबर कंट्री जो है शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1923 के अंदर और यहां पर क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन और उसके सपोर्ट और उसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करने के लिए, ऑथोरिटीज को यहां पर असिस्ट करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस मिशन को बनाया गया टू प्रिवेंट और कॉम्बैट इंटरनेशनल क्राइम। इंटरनेशनल क्राइम को बचाने उस ना होने देने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसके साथ लड़ने के लिए इंटरपोल जो है बनाया गया था 1923 के अंदर।
इंटरपोल का अगर मैं मुख्य ऑब्जेक्टिव बताऊं, सो टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पॉलिस कोऑपरेशन इवन वेयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन दी सर्टेन कंट्रीज। अगर यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन ना भी हो, फिर भी यहां पर इंटरनेशनल पॉलिस कोऑपरेशन जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर कंट्री के बीच में ये सारी की सारी चीजें चलती रहती है। एक्शन इज टेकन विद इन द लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर मैं उसके एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो यहां पर ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सली डिक्लेरेशन किया गया है। सो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। जो हर एक कंट्री के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसकी मर्यादा के अंदर ये सारी की सारी चीजें में काम करता है। इंटरपोल जो है कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोहिबिट्स, इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कौन सी चीज को प्रोहिबिट करता है, एनी इंटरवेंशन और एक्टिविटीज ऑफ अ पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर। ठीक है, रेशियल कैरेक्टर, रिलीजियस है या मिलिट्री एक्टिविटीज है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, उसके इंटरवेंशन को यहां पर वो प्रोहिबिट करता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज याद रखिएगा, इंटरपोल का भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि इंटरपोल जो है वो कुछ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो इश्यू करते हैं अगेंस्ट दी फ्यूजिटिव डायमंड मर्चेंट्स, जिसको कहा जाता है नीरव मोदी। तो उसके नीरव मोदी के ब्रदर जिसका नाम है नेहल, ठीक है, उनके कनेक्शन के साथ यहाँ पर मल्टी बिलियन डॉलर पंजाब नेशनल बैंक का जहां पर स्कैम हुआ था उसके साथ उन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से एक रेड कॉर्नर नोटिस आरसीएन जारी की गई थी। इंटरपोल जो है वो नोटिस जारी करता है और इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कोऑपरेशन or alerts allowing police in the member countries to share critical crime related particular informations. Okay, तो इंटरपोल की अगर मैं बात करूं, so that is international crime criminal police organization is an intergovernmental organization, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो 194 मेंबर कंट्रीज उसके अंदर शामिल है और उसकी पुलिस फोर्स भी शामिल है जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, यहां पर मेंबर कंट्रीज जो है, हर एक मेंबर कंट्रीज जो है यहां पर इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी के तौर पर वो काम करते हैं, जो नेशनल लॉ एनफोर्समेंट को कनेक्ट करते हैं हर एक कंट्री के साथ, एंड जनरल सेक्रेटरीट जो है उसके साथ भी काम करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखिएगा। जनरल सेक्रेटरी यहां पर कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज है या सर्विस है मेंबर कंट्रीज की, उसको यहां पर प्रोवाइड करते हैं। यहां पर अगर इंटरपोल के हेडक्वार्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका हेडक्वार्टर दोस्तों फ्रांस लियोन के अंदर है। ठीक है, यहां पर उसकी जो नोटिस है, सो नोटिस कैन बी आल्सो बी यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू सीक द पर्सन्स वांटेड टू कमिटिंग क्राइम्स विद इन देयर जुरिसडिक्शंस, नोटेबली जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी नोटिस है। अगर कोई पर्सन वांटेड की कैटेगरी में आता है तो उसको रेड नोटिस, अगर मिसिंग कैटेगरी में आता है तो येलो नोटिस, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू नोटिस। यहां पर कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज देखने को मिली है कोई पुलिस ऑफिसर को या पुलिस डिपार्टमेंट को, सो ब्लैक नोटिस के अंदर आते हैं। अगर वार्निंग या इंटेलिजेंस के तौर पर अगर कोई बातचीत हो रखी है तो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन नोटिस। यहां पर इमिनेंट थ्रेट देखने को मिला है तो यहां पर नोटिस, और यहां पर मॉडस ऑफ द ऑपरेंडी देखने को मिली है, सो दैट इज कॉल्ड द पर्पल नोटिस। ठीक है, तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बारे में याद रखना है। इंटरपोल यूनियन सेक्रेटरी काउंसिल स्पेशल नोटिस, जिसको कहा जाता है इंटरपोल यूनियन सेक्रेटरी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ठीक है, सो ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अगर यूएनएससी के सैंक्शंस के साथ रिलेट करते हैं तो उसको इस तरीके की नोटिस दी जाती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट थिंग। यहां पर आप लोगों को नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को यह आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं, यहां पर आ जाइए। ठीक है, सो डिफेंस एक्सपो दोस्तों काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। सो एट डिफेंस एक्सपो इंडिया टू पिच मिलिट्री टूल्स टू अफ्रीका आईओआर कंट्रीज। ओके, सो भारत का, यहां भारत के अंदर ये जो डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर के अंदर होने वाला है 18 से 12 अक्टूबर के बीच में। तो अभी भी आपके लोगों के पास टाइम है, आप भी विजिट कीजिए, मैं करने वाला हूं। ठीक है, सो इंडिया हैज अंडरटेकन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर
importer to an exporter, Defense Minister Rajnath Singh said on the Monday at the certain raiser event of the 12th edition of the Defense Expo which is in the Gandhinagar। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि एक समय में हम लोग डिफेंस इंपोर्टर थे, लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर थे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से परचेस करते थे, चाहे वो यूएसए से हो, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, ठीक है। पर आज ऐसा माहौल बन चुका है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और यहाँ पर हमारी एल&टी कंपनी, हमारी डीआरडीओ कंपनी और बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर काम करती हैं और हम लोग जो है खुद का यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस प्रोडक्ट बनाने में शामिल हुए हैं और यहाँ पर कैपेबल है और साथ ही साथ उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम अपने भारत देश का खजाना भी बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। सो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड दी IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन जो है यहाँ पर एक उसकी कॉन्क्लेव कहा जा सकता है कि दैट इज अ पिचिंग इट्स मिलिट्री हार्डवेयर टू वेरियस कंट्रीज ओवर हियर, ठीक है। अभी बात करते हैं डिफेंस एक्सपो के बारे में कि एक्चुअली कभी है, कहां पर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम 18 to 22 अक्टूबर 2022 एट द गांधीनगर गुजरात, यहां पर आप लोग सारे विजिट कीजिए और अपने बच्चों को भी लेकर जाइए, जहां से आपके बच्चे जो है वो मोटिवेट होते हैं डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, उसको पता चलता है कि इस तरीके की फील्ड भी होती है, ठीक है। आई होप सो आप लोग वहां पर विजिट करेंगे, आप लोगों को जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सो लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन वेरी डेप्थ। रिसेंटली जो भारत के अंदर डिफेंस एक्सपो होने वाला है वो गांधीनगर के अंदर होने वाला है। सो यहां पर बहुत सारा आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि यहां पर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम जो एक्सपीरियंस किया गया था पार्टिसिपेंट के थ्रू, यहां पर जो है उसके बारे में कहा गया था कि इसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे, ठीक है। पर यहां पर अभी गुजरात के अंदर जो 12th एडिशन डिफेंस एक्सपो जो मार्च में होने वाला था गांधीनगर के अंदर, अभी अक्टूबर के अंदर हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। सो दैट इज कॉल्ड दी 12th एडिशन डिफेंस एक्सपो, ठीक है। 11 एडिशन जो था उसका डिफेंस एक्सपो का जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर हुआ था 2020 के अंदर। तो डिफेंस एक्सपो एक्चुअली है तो है क्या? सो दैट इज अ फ्लैगशिप बाइनियल इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शोकेसिंग द लैंड, नेवल एंड एयर एज वेल एज होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम। उसके बारे में यहां पर बताया जाएगा। दिस ईयर डिफेंस एक्सपो वाज द लार्जेस्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1996। अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो माना जाता है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये स्प्रेड हो रहा है। यहां पर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये डिफेंस एक्सपो फैला हुआ है। 1996 से लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो माना जाता है, ठीक है। द इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प बूस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपांड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, डिस्कवर एवेन्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी absorption and thus contribute to furthering the target of the $5 billion defense export by 2024 under the Atmanirbhar in the defense, okay। उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आत्म भारत निर्भर के अभियान के अंदर आते हैं, जहां पर FDI लिमिट दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट, सो दैट इसको रिवाइज किया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले जो यहां पर ऑटोमेटिक रूट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की होती थी, वहां पर FDI जो लिमिट थी वो पहले 49% की थी, अभी मिलाकर 74% तक हो चुकी है। यहां पर डिफेंस इंपोर्ट बिल जो है उसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि हम लोग अभी चीजें जो है बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, ठीक है। बेचेंगे तो पैसा बनेगा तो भारत का खजाना भी बढ़ेगा। सो द गवर्नमेंट विल नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स बैंड फॉर इंपोर्ट्स, दस सच आइटम्स कैन ओनली बी परचेज्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। इस तरीके की चीजें ही परचेस करेंगे जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर यूजेबल हो। यहां पर उसके लिए एक सेपरेट बजट और उसके प्रोविजंस जो है अलग कर रखे हैं, जहां पर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। Let us discuss this kind of the particular article। यहां पर आ जाइए पेज नंबर 12 के ऊपर। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट से वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। तो ये जो स्कीम है या ये जो आर्टिकल है ये आप जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज यहां पर ये समझ लीजिए कि यहां पर
प्रधानमंत्री साहब ने यहां पर कहा है कि कॉन्क्लेव ऑफ फार्मर्स एंड 1500 स्टार्टअप्स इन दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर ही आल्सो रिलीज्ड द 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर 16,000 करोड़ की यहां पर क्रेडिट के साथ बैंक अकाउंट के अंदर 8.5 करोड़ यहां पर फार्मर जो है उनको यहां पर चीजों की इस स्कीम का लाभ मिला है, बेनिफिट मिला है। 2 लाख करोड़ के करीब करीब यहां पर फार्मर जो है ट्रांसफर फार्मर को ट्रांसफर किया गया है, हेल्पिंग देम द मैनेजिंग कॉस्ट ही सेड ओवर हियर। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आज के दौरान जब भी यहाँ पर भारत इतना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीडीपी के अंदर यहाँ पर रोल प्ले करता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया प्रोडक्शन के बारे में बात करनी जरूरी बनती है, क्योंकि कंट्री के अंदर इसका जो मार्चिंग हो रहा है 2014 के बाद से, तो ये काफी तक बढ़ चुका है। सो नैनो यूरिया विल हेल्प फार्मर्स टू एड्रेस द इश्यू ऑफ द स्कैरसिटी, मिस्टर मोदी सेड ओवर हियर। ओके, अभी बात करते हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एक्चुअली है तो है क्या, आइए बात करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके का फर्टिलाइजर जो होता है, तो वहां पर कहा गया है कि यहां पर जो ब्रांडिंग होगी वो भारत की होगी और इस एरिया के अंदर आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने यहां पर अनाउंस किया था और उसके जो डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको कहा जाता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो के थ्रू, जहां पर फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर ये स्कीम आती है और उनका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन वर्ग जोना वर्क परियोजना। ये चीज याद रखिएगा, पीएम बीजेपी जिसका नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है तो वो है क्या। सो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर कई कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है, जिसको जो अपने नाम को, ब्रांड को, लोगो को डिस्प्ले करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करेंगे। तो 1/3 स्पेस जो है बैग के ऊपर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की होगी और बाकी की जो चीजें होगी वो उसके डिस्प्ले होगी उस कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, ब्रांड के बारे में। ठीक है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई जो ये मैंने यहां पर बताया आप लोगों को। सो दैट इज 1/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, आगे बात करें कि 2/3 स्पेस जो है भारत ब्रांड के लिए रखी जाएगी एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन युवक परियोजना जो लोगो है उसको यहां पर शोन किया जाएगा। तो 2/3 स्पेस जो है यहां पर आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, यहां पर देखिए भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो 2/3 जो है वो भारतीय जन परिवर्क योजना के लिए स्पेस रखी जाएगी और बाकी की जगह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड का या अपने कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये सिंगल ब्रांड नेम जो है यूरिया के लिए डी एमोनियम फॉस्फेट, डीएपी के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास के लिए यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ एमपी के यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के लिए रखा गया है। ठीक है, जो यहाँ पर भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मोप, भारत एनपीके के बारे में बातचीत करता है और ये जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी साथ ही साथ उसके बारे में ब्रांडिंग कर सकते हैं, स्टेट ट्रेंडिंग एंटिटीज के तौर पर वो सामने लेकर आ सकते हैं और फर्टिलाइजिंग मार्केटिंग एंटिटी के तौर पर वो भी सामने लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर आप लोगों को याद रखना है। ये जो स्कीम्स है वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के थ्रू अप्लाई की जाती है और साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं सो यूनिफॉर्मिटी इन फर्टिलाइजर ब्रांड जो है वो पूरे भारत के अंदर यहां पर अक्रॉस द कंट्री वो ब्रांडिंग कर सकती है। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ना फर्टिलाइजर की, उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर फर्टिलाइजर का एक्चुअली स्टेटस है तो है क्या। सो इंडिया कंज्यूम अबाउट 50 LMT ऑफ द फर्टिलाइजर पर ईयर। लास्ट 10 साल का यहाँ पर डेटा निकल कर आया है जिसके अंदर नॉन यूरिया जैसे कि मॉप, डैप, कॉम्प्लेक्स वेराइटीज जो है उसको यूज किया जाता है, जिसकी प्राइस जो है काफी तक हाई है और कई फार्मर जो इसको प्रीफर कर सकते हैं यूज करने के लिए एंड मोर यूरिया देन एक्चुअली नीडेड। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूरिया होता है, जितना मतलब जितना चाहिए उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द यूरिया कंजप्शन ओवर हियर। यूरिया कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स किए गए जिसके अंदर नीम कोटेड यूरिया का उल्लेख आया। सो नीम कोटेड यूरिया टू रिड्यूस इलीगल डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है,
उसके बारे में बातचीत की गई। अगर मैं 2018 से 19 के बारे में या तो 20 से 21 के बारे में बीच की बात करूं तो यहां पर इंडिया जो है फर्टिलाइजर इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता था, 8% के करीब से लेकर 20.33%, 33 मिलियन टन के करीब करीब से लेकर आता था। और अभी यहां पर वो इंपोर्ट हम लोग करते हैं 18.84 मिलियन टन के करीब करीब। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर मोर देन फोर्थ ऑफ द यूरिया रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट यहां पर किया गया था। नीड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज जो है फर्टिलाइजर की, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्रीकल्चर आउटपुट जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। कंट्रीज नीड फॉर फर्टिलाइजर हैज आल्सो इंक्रीज्ड ओवर ईयर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इंडिया इज होपिंग टू एंड इट्स रिलायंस ऑन इंपोर्टेड यूरिया विद इन द नेक्स्ट 4 years till 2025 by expanding output of a locally developed version जिसको कहा जाता है लिक्विड नॉन यूरिया। इज क्लियर? उसका आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना होगा, आगे जाकर भी इसके आर्टिकल्स आ सकते हैं, तो प्लीज गाइस इसके नोट्स बना लीजिए। आगे बात करते हैं कि लिक्विड नॉन यूरिया है तो है क्या। तो ये एक नॉन नैनो पार्टिकल फॉर्म के तौर पर सामने आता है जिसको हम लोग यूरिया ही कहते हैं। ठीक है, इट इज न्यूट्रिएंट लिक्विड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। यूरिया जो है वो एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो व्हाइट कलर के अंदर मिलता है। आर्टिफिशियली वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करता है, प्लांट्स के अंदर प्रोवाइड होता है और यहाँ पर प्लांट्स के थ्रू मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है उसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सो इट इज डेवलप्ड टू रिप्लेस द कन्वेंशनल यूरिया एंड इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेम। तो एटलीस्ट 50% के करीब करीब यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ सो 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन जो 50 ml बोतल के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं। जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 50 ml की बोतल के अंदर इतना मतलब छोटा एक बड़ा धमाका जैसी बात हो गई। ठीक है, नैनो लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातचीत किया रखा है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। सो इंपैक्ट ऑफ द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। ठीक है, 50 ml की बोतल जो है वो एक बैग जो है उसके समान होगी। ठीक है, ओके। द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया जिसको हम लोग कहते हैं LNU, उसका जो प्लांट है वो गुजरात के कलोल के अंदर रखा गया है। ये चीज याद रखना है, जहां पर लिक्विड नैनो यूरिया जो है उसका प्रोडक्शन होता है बोतल के अंदर, 50 ml की बोतल के अंदर उसको भराकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और उसका प्लांट कहां पर है दोस्तों? ये IMP है, याद रखिएगा। उसका प्लांट पहली बार भारत के अंदर कहां पर रखा गया है? सो गुजरात के कलोल के अंदर इसका प्लांट रखा गया है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन कि भाई जिसका कोई भी डिसीजन होता है ना वो लाइफ के अंदर परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी उसके होते हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो पॉसिबल ड्रॉबैक्स क्या है इस चीज के? तो इट विल डिसइंसेंटिवाइज फर्टिलाइजर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज। इट विल नाउ बी रिड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स फॉर द गवर्नमेंट। ओके, जो गवर्नमेंट के इंपोर्टर है उसके बारे में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, उसका रिडक्शन यहाँ पर हो सकता है। करंटली अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सारी जो ऐसी बैग्स है, बैचेस जो है फर्टिलाइजर की उसके स्टैंडर्ड के साथ मीट नहीं कर पाएगी, तो यहां पर कंपनी को लॉस हो सकता है और द ब्लेम इज पुट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये चीज भी आप लोग याद रखें, बट नाउ दैट मे बी पास्ड ऑन फुल्ली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इस गवर्नमेंट के थ्रू ही पास हो रहा है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ पा रहे हैं। अभी बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, जो उसके बिसाइड्स नहीं है। अबाउट 41.5 करोड़ इंडियंस आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिंस 2005 to 2006. ओके, सो इंडिया हैज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, फॉलोड बाय नाइजीरिया एट 9.6 करोड़. देयर वर आल्सो 9.7 करोड़ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया इन 2019 एंड 2021. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है. About 41.5 crore people excited poverty in India during the 15-year period between 2005 to 6 and 2019 to 21, out of which 2/3 excited in the first 10 years and 1/3 in the next 5 years, according to the global multidimensional poverty index MPI released on this particular Monday. तो यहाँ पर poverty का यहाँ पर डेटा निकल कर आया है कि 2005 से 6 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर उसके अंदर 55.1 की कैटेगरी में आता था, इतना
प्रतिशत वैल्यू थी। उसके बाद 2019 से 21 की बात करूं तो यहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो है डिक्रीज हुआ है, 16.4% के करीब करीब पहुंच चुका है, ठीक है। और 2005-6 के अंदर 77.4% था, 2019-2021 के अंदर 34.7% हो चुका है MPI, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये MPI एक्चुअली है तो है क्या। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल ओवर हियर, ओके। सो रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 was released by the United Nations Development Program, that is called the UNDP, ओके। उसके थ्रू यहाँ पर इस डेटा को रिलीज किया गया है। साथ ही साथ OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के थ्रू इस डेटा को यहाँ पर रिलीज किया गया है, ठीक है। ग्लोबल डेटा की अगर मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 1.2 बिलियन पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर नियरली हाफ ऑफ देम लाइव इन द सीवियर पॉवर्टी। 593 मिलियन जो है वो हाफ ऑफ द पुअर पीपल की कैटेगरी में आता है, जिसकी एज जो है अंडर दी 18 एज है उसके चिल्ड्रन की, ठीक है। और द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज द हाईएस्ट इन द सब सहारान अफ्रीका 579 मिलियन ओवर हियर एंड फॉलोड बाय द साउथ एशिया 385 मिलियन ओवर हियर, ओके। पुअर पीपल जो है 83% के करीब करीब आप लोगों को यहाँ पर इस दो रीजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कहां पर सब सहारान अफ्रीका एंड द साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। पेंडेमिक की इंपैक्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर पोस्ट पेंडेमिक इन चेंजेस जो है काफी रिफ्लेक्ट हुआ है। द डेटा डू नॉट हाउएवर रिफ्लेक्ट द पोस्ट पेंडेमिक चेंजेस ओवर हियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक जब हुआ था could set back the progress made in the poverty reduction global by 3 to 10 years over here, okay। यहाँ पर 2021 की बारे में बात करूँ तो 193 मिलियन के करीब करीब इस डेटा को दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ पर फूड सिक्योरिटी जो है उसका डेटा रिलीज किया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू, और उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया था कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द फूड क्राइसिस, और यहाँ पर ये आंकड़ा जो है ऑलमोस्ट 193 मिलियन के करीब करीब पहुंच चुका है 2021 के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है किस तरीके से निकल कर आता है और वो एक्चुअली है तो है क्या। तो ये दोस्तों ये एक इंडेक्स है जहां पर की इंटरनेशनल रिसोर्सेज के तौर पर इसको मेजर किया जाता है, और एक्यूरेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है पूरे विश्व के अंदर, पूरे कंट्रीज के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इसको यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। पहली बार इसको 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था बाय OPHI के थ्रू एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP, ठीक है। MPI जो है उसका मॉनिटर डेप्रिवेशन जो है वो 10 इंडिकेटर के थ्रू होता है, जिसके अंदर हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है जो इंटेंसिटी बताती है पॉवर्टी लेवल का, ठीक है। ये चीज के बारे में याद रखना है। यहाँ पर MPI इंडिकेटर्स एंड डायमेंशंस के बारे में बात करूँ तो ये उसके डायमेंशंस है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यहाँ पर अगर इंडिकेटर्स के बाद में बात करूँ तो ये हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन है, चाइल्ड के बारे में बातचीत किया गया है, एजुकेशन के अंदर बातचीत किया गया है, तो ये है उसके इंडिकेटर्स, ठीक है, MPI के। आगे बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है, अ पर्सन इज ए मल्टी डायमेंशनल पुअर इफ शी और ही इज डिप्राइव्ड इज 1/3 और मोर देन मींस 33% ऑफ मोर देन वेटेड इंडिकेटर्स। अगर 33% के ऊपर अगर आया तो यहाँ पर वो मल्टी डायमेंशनल पुअर कैटेगरी के अंदर उसको शामिल किया जाता है। अगर उससे भी ज्यादा हुआ मोर देन वेटेड इंडिकेटर्स ओवर हियर, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ओवर हियर, ओके। ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी यहां पर दोस्तों एक आर्टिकल निकल कर आया है, उससे पहले देख लेते हैं कोई आर्टिकल इसके अंदर बचा है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर अभी कोई आर्टिकल बचा नहीं है, पर ये आर्टिकल को मैं फिर से आपको सामने लेकर आना चाहूंगा। वी नीड अ फॉरेस्ट लीड COP27 के बारे में यहां पर बातचीत किया गया है, जहां पर जेम्स संगमा एंड इराम मिर्जा ने इस आर्टिकल को लिखा है। टेक्नोलॉजी एट द बेस्ट कैन असिस्ट अस नॉट लीड अस ऑन द पाथवे टू सस्टेनेबल रीजनरेटिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। वी नीड अ फॉरेस्ट लीड COP27, ठीक है। देखते हैं एक्चुअली है तो है क्या। सो इंडिया, ठीक है, इंडिया इज नॉट
ओनली फेमस फॉर इट डाइवर्स आर्किटेक्चर, मार्वल्स एंड कल्चर। भारत देश जो है अपने कल्चर और मार्वल्स के लिए सिर्फ यही जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, डेंस एंड वास्ट फॉरेस्ट हेरिटेज भी है, ये इसके बारे में याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की रिपोर्ट निकल कर आई थी, वहां पर बताया गया कि टोटल फॉरेस्ट कवर इस कंट्री का जो है वो 21.71% जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से है, ठीक है। जहां पर आए दिन अभी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो वैल्यूएबल चीजें जो है काफी हद तक हार्म हो रही है, सीवियर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीति आयोग के हिसाब से अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू 30 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। हर 13 मिलियन हेक्टर के हिसाब से हर साल 13 मिलियन हेक्टर जो है वो लॉस होता है, बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन दोस्त बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से आएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज से आएंगे, जंगलों से आएंगे, हाँ एनिमल्स से आएंगे। तो ये चीज आप लोगों को भी याद रखनी है, ये चीज समझनी है लॉजिकली, ठीक है। देयरफॉर इट इज द नीड ऑफ द आवर टू अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन ऑप्शन बट इम्पेरेटिवली, ओके। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट? 1/3 ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट ओवर हियर व्हिच प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड द परसिवरिंग बायोडाइवर्सिटी। इज इट क्लियर? सो फॉरेस्ट आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। फॉरेस्ट प्रोवाइड मोर देन 86 मिलियन ग्रीन जॉब्स, यहां पर वो आप लोगों को दे सकते हैं। इसके लिए भी यहां पर कहा गया है कि आगे जाकर फॉरेस्ट गार्ड की भी यहां पर रिक्रूटमेंट ज्यादातर बढ़ जाएगी, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है। सो दे आर इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वाया सिल्क वॉर्म रेयरिंग, toy making, leaf plate making, plywood, paper and pulp over here, okay. They also provide major and minor forest produce, जिसको हम लोग कहते हैं कि timber, major such as timber, round wood, pulp wood, charcoal and firewood, okay. So minor produce के अगर बारे में बात करूं तो bamboo, spices, edible fruits and vegetables आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, okay. I hope so आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। कुछ कंस्टिट्यूशन प्रोविजन है क्या रिगार्डिंग द फॉरेस्ट? जी हाँ है, ठीक है। कैसे देखते हैं, फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर इसको भारत के संविधान के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर उसको लिस्ट अप किया गया है। जहां पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब हुआ था तभी फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उसको लाया गया था। उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है आर्टिकल 51A(G) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट शैल बी टू द फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को, हम अपने नेचुरल एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट जो इंक्लूड करता है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड होती है या तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड होती है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड होती है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है, ये आर्टिकल 51G कहता है। आर्टिकल नंबर 48A ये कहता है, सो दैट इज कॉल्ड द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोगों ने जब भी ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर चलाया था तभी हम लोगों ने DPSP के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था। गांधीयन प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और गाइस DPSP के जो भी यहाँ पर राइट्स हैं वो लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं किए गए हैं, ये चीज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। So maintains that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of this particular country over here, okay. आगे बात करते हैं कि भाई फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है भारत के अंदर उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इनएडिक्वेट फॉरेस्ट कवर, हम लोगों की प्रॉपर इकोनॉमी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है एटलीस्ट 33% के करीब है। यहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से भारत के अंदर ऑलमोस्ट जियोग्राफी का एरिया जो है एटलीस्ट 33% के करीब करीब निकल कर आता है, जो अभी कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया ओनली 21.71% ही बाकी बचा है, ठीक है। अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चराई, जिसको हिंदी में कहते हैं चराई, ठीक है, चराना। सो इंडिया पोजेसेस अ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ ओवर 412 मिलियन, ऑफ विच 270 मिलियन आर बोइन एनिमल्स, अबाउट 1/10 ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेज इन दी फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चराने के लिए जो भी फॉरेस्ट अभी बाकी बचे हैं वो काफी हद तक कम हो चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर
पर बातचीत की गई। अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग हो रही है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर लैक ऑफ द स्ट्रीट ग्रेजिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज समझनी है कि ओवर ग्रेजिंग जो है कभी कभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है और ये एक फॉरेस्ट को सीरियस डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वाइल्ड फायर्स होते हैं, स्टॉर्म्स आती है, इनके इनवेजिव स्पीसीज देखने को मिल सकते हैं, इंसेक्ट आउटब्रेक होते हैं, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है जहां पर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कई ट्री स्पाइसेस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है। सो चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री स्पाइसेस। ओके, आगे बात करते हैं कि 2030 के करीब करीब अगर 45 से 64% जो फॉरेस्ट है भारत के अंदर वो क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां पर टेम्परेचर रेज हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। मैनी फॉरेस्ट स्पाइसेस जो है हिमालयन रीजन के अंदर जो है आज भी माइग्रेट हो, ऑलरेडी माइग्रेटिंग टू द हायर अल्टीट्यूड्स ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट स्पाइसेस जो है हिमालयन रीजन के तौर पर जाने की वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, द ब्राम्बली क्ले मैलमोइस के बारे में बात करूं, जो फर्स्ट मैमल रिपोर्ट किया गया है, जो एक्सटिंक्ट के तौर पर वो कैटेगराइज किया गया है और उसका रिजल्ट यही है कि क्लाइमेट चेंज। ओके, यहाँ पर ट्राइब्स को भी इनजस्टिस मिल सकता है, यहाँ पर उसकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडियन सिविलाइजेशन के तौर पर, तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है काफी हद तक सर्वाइवल माना जाता है उन लोगों के लिए जो उसके ऊपर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो उसका भी यहाँ पर इंपैक्ट होगा, ठीक है। आइसोलेशन इन द फॉरेस्ट एरिया, वो काफी हद तक अपने फॉरेस्ट एरिया के अंदर आइसोलेट कैटेगरी के अंदर रहते हैं। यहाँ पर हार्मोनियस रिलेशनशिप जो उसका बना रहता है स्पाइसेस के तौर पर या तो फॉरेस्ट के तौर पर, वो भी यहाँ पर आप लोगों को समझना है, ठीक है। बट द कंटिन्यूअस ऑफ द डिफोरेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इको पार्क्स आर नेगेटिवली इंपैक्ट देयर हैबिटेट। ये सारी की सारी चीजें इंपैक्ट करती है उसकी लिविंग बींग्स को, उसके लिविंग लेवल को, यहाँ पर मेंटल हेल्थ के तौर पर वो इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है। आगे बात करते हैं कि 2014 के करीब करीब अगर मैं बात करूं तो अराउंड 450 फैमिलीज जो है इंडिजिनियसली बाइगा एंड गोंड कम्युनिटीज जो है उन्होंने इवेक्टेड टू द प्रोटेक्टेड टाइगर्स इन द कान्हा टाइगर रिजर्व, उसके बारे में बातचीत किया। 2017 की अगर मैं बात करूं तो आसाम के अंदर मोर देन 1000 पीपल के करीब करीब जो बोडो, रभा, मिशिंग ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आते हैं, उन्होंने फोर्सफुली इवेक्ट किया फ्रॉम द ऑरेंज नेशनल पार्क से। इज इट क्लियर? उसके बारे में बातचीत किया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उसके बारे में यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया। और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स के बारे में भी यहाँ पर 2006 के अंदर एक्ट निकल कर आया था। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, आप लोग उसके पॉइंट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हमें एक्चुअली करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें फॉरेस्ट कॉरिडोर को डेडिकेट करना चाहिए, हमें ट्राइबल व्यूइंग ट्राइबल्स एज ए फॉरेस्ट एंटरप्रेन्योर के तौर पर उसको लेना चाहिए, जो हमारे फॉरेस्ट को बचाने और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बचाने में हमारा मदद कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वेस्ट और से हमें निकलकर फॉरेस्ट वेल्थ तक जाना चाहिए, ठीक है, जहां पर हम लोग रिसाइकल वेस्ट को रिसाइकल कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके और इंफीरियर वुड को यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत सोचना होगा, जहां पर सीजन के हिसाब से यहाँ पर प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट भी हो सके, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से बिठाना चाहिए, यहाँ पर मेजर को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है फॉरेस्ट का उसको बिठाना चाहिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ट्राइबल डेडिकेटेड पॉलिसी जो है वो बिठानी चाहिए और वाइल्ड लाइफ हेल्थ मेजर के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ये चीज कही गई। टुवर्ड्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, यहाँ पर नेचर के हिसाब से सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि हमारे हिसाब से। यहाँ पर CO2 जो है वो कैप्चर करता है, एयर को रिलीज करता है, इस तरीके की सॉइल्स है, सेडमेंट्स है, प्लांट्स है, वो बिठाने चाहिए, तो आगे जाकर वेटलैंड्स जो है ग्रो कर सकते हैं, रिस्टोर हो सकती है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। आई होप सो आप लोगों ने ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अभी कोई आर्टिकल बचा नहीं है। सो आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड UPSC एग्जामिनेशंस लाइक द कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज, AFCAT एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, INET, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एयरफोर्स, ग्रुप X and Y एंड टेरिटोरियल आर्मी, सो डोंट
worry, Yes Sampat Educator launches this particular batches, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and you can also follow me in Instagram, YouTube, and in the Facebook over here. Okay, and online platform is also available, so don't worry, you can just call me and you can just call our team and you can just fill the form which is available in the description over here, and you can also visit our website which is called the www.yashsampateducator.com. okay, so you can also visit and you can identify this particular information. So I hope you all are enjoy this session, and I want to also tell you that if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel which is called the Yes Sampat Educator. And if you really enjoy this session and if you feel like enjoyable session over here, so please like this session, share this session with your friends, family members, colleagues, with your elder and younger brother, sister. So please subscribe our channel. I hope so. We will meet in the next lecture. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत. बाय बाय. थैंक यू.